हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। आज हम बात करेंगे केपलर के लॉ के बारे में, है ना। तो ग्रेविटेशन का अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखें। क्लियर है दोस्तों। तो केपलर्स लॉ को समझेंगे। केपलर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 लॉ दिया है। सबसे पहला जो लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये फर्स्ट लॉ है। क्लियर है। इसने क्या बताया कि जो भी प्लेनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका ऑर्बिट कैसा होगा। तो उसने बताया उसका ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल, है ना। जो प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसका ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ये इलिप्स क्या होता है। इलिप्टिकल का मतलब क्या है, किस टाइप का ऑर्बिट होगा। तो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके का ओवल जैसा, ऐसा है ना। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो ये देखो इस तरीके से बना है। इलिप्स को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, समझ में आ रहा है। ऐसे ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है। यहां पर देखो ये इस तरीके से लंबा है, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, ये कम दिख रहा होगा। इस केस में एक्स एक्सिस को हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, मेजर। और इस वाले क्या बोलते हैं, माइनर। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक। तो इसी से समझते हैं इसको। तो जो प्लेनेट का ऑर्बिट होता है कुछ इस तरीके से होता है, इलिप्स के जैसा। ये क्या है हमारा इलिप्स। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए, इधर से ए, और इसको बोला जाता है बी। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो आता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है दोस्तों। ये जो इलिप्स होता है इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मान लो एफ है, ये एफ डैश है, 2 फोकस होते हैं। ये डिस्टेंस होता है ई इंटू ए। इधर भी सेम, ये डिस्टेंस जो होगा फोकस तक का ये होता है ई इंटू ए। क्लियर है। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ई को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ई का क्या बोला जाता है, इसेंट्रिसिटी। इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। ये होता है हमारा इलिप्स। क्लियर है दोस्तों। यहां पर देखो इलिप्स में जो ऑर्बिट है अर्थ का या फिर कोई प्लेनेट का इस तरीके से इलिप्टिकल होता है। ये किसने बताया, केपलर ने। इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। जो हमारा सन है वो इन दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, साथ ही साथ इन दोनों में से किसी एक फोकस पर होता है सन। क्लियर है। या तो यहां होगा या यहां होगा, किसी एक फोकस पर होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको और समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो सन यहां कहीं किसी एक फोकस है, मान लो यहां पर है सन, और प्लेनेट इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करेंगे इस ऑर्बिट में। ये प्लेनेट हो गया, ये सन हो गया, ये प्लेनेट हो गया। क्लियर है दोस्तों। ये प्लेनेट हो गया और ये सन हो गया। कैसा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इन्होंने बस बता दिया था केपलर ने ऐसा होता है करके, लेकिन इसको प्रूव किसने किया, न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया जैसे ये सन है, प्लेनेट पे इस तरह इधर एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के। ये हमने देखा था पहले लेक्चर में। तो न्यूटन ने बताया अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो उसका जो पाथ होगा, क्लोज्ड पाथ ऐसे घूम रहा है देखो, तो वो पाथ जो है
इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर होगा, ये न्यूटन ने बताया। समझ में आ रहा है, इसने प्रूफ दिया एक हिसाब से केपलर के लॉ का। केपलर के लॉ को स्टडी करके न्यूटन ने उसको प्रूफ दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड लॉ है केपलर का वो क्या है उसको समझ लेते हैं। लॉ ऑफ एरिया कहा जाता है सेकंड लॉ को, लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ जो है इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एरिया। ये क्या बोलता है, एरियल वेलोसिटी जो होगा प्लेनेट का, एरियल वेलोसिटी ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है इसको आगे समझते हैं। ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, सन यहां कहीं पर है, ये सन, ये प्लेनेट है पी, यहां से मान लेते हैं यहां कहीं पर। सपोज करो यहां नहीं है अभी, पहले यहां कहीं था, है ना, सन, ये सन है हमारा। सन से हम यहां पर प्लेनेट था पहले, एक रेडियस मतलब ऐसा एक वेक्टर खींच रहे हैं, यहां पर एक लाइन खींच रहे हैं, ऐसे एक वेक्टर खींच रहे हैं। अब ये कुछ टाइम टी पर यहां कहीं पहुंच जाता है ये प्लेनेट, पी डैश नाम देते हैं, टाइम लगा रहे हैं सपोज करो टी टाइम। तो यहां से फिर से ये एरिया वेक्टर खींच देते हैं, ऐसा करके एक वेक्टर खींच देते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो स्वैप करेगा ये लाइन, ये एरिया, यहां पर ये एरिया A1 कितने टाइम में स्वैप कर रहा है, टी टाइम पे। अब जब प्लेनेट सपोज करो घूमते घूमते यहां आ गया, है ना, इस पॉइंट को P नाम देते हैं, प्लेनेट है इसलिए, और यहां से टी टाइम पे सपोज करो इस पॉइंट पे पहुंचता है P डैश पर। तो ये हम फिर से वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेक्टर है ना। तो ये वेक्टर कितना एरिया स्वैप करेगा यहाँ पर, इतना। कैसे स्वैप करेगा, देखो ऐसे करके चलते हुए जा रहा है ना ऐसे। तो A1 एरिया स्वैप किया, सपोज करो यहाँ पर A2 एरिया स्वैप कर रहा है टी टाइम पे। तो सेम टाइम पर जो एरिया स्वैप करेगा वो बराबर होता है, A1 बराबर A2 होता है। ये किसने बताया, केपलर ने बताया कि ये दोनों एरिया बराबर होगा, A1 बराबर किसके होगा, A2 के। क्लियर है दोस्तों। तो इसको प्रूफ देखते हैं ये कैसे, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये कैसे होता है इसको आगे समझते हैं, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। इस बात को ध्यान आप रखना। तो कुछ इस तरीके से था। थोड़ा सा समझना आप, इलिप्स सही है, ऐसा करके यहां कहीं हमारा सन है, एस नाम देते हैं, प्लेनेट यहां पर है पी, ये एक लाइन खींच देते हैं यहां से ऐसा करके। डी टी टाइम पर ये यहां कहीं पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, पी डैश पॉइंट पर। यहां पर इसका वेलोसिटी है v पॉइंट पी पर, और ये वेलोसिटी सपोज करो यहां से एंगल बना रहा है थीटा। तो डी टी टाइम पर ये कुछ एरिया स्वैप करेगा ये, है ना, और कुछ एंगल भी यहां पर रोटेट होगा, ये एंगल भी कुछ होगा, मान लेते हैं डी थीटा, और एरिया आ रहा है डी ए। तो सपोज करो डी टी टाइम पे ये डी ए एरिया स्वैप कर रहा है, कितना एरिया स्वैप कर रहा है, डी ए एरिया। तो एरिया स्वैप्ड इन डी टी टाइम इज डी ए, क्या है, डी ए। देखो तो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर अच्छे से, ऐसे करके। ये P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है ना, ये डी थीटा एंगल से रोटेट हुआ है। अब यहां पर देखो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, डी टी टाइम में बहुत छोटा डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, P डैश सीधा, है ना। यहां पर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर M, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर वाला देखो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। समझ में आ रहा है। तो ये P डैश कितना डिस्टेंस होगा, v वेलोसिटी चल रहा है, डी टी टाइम में कितना चल जाएगा, v डॉट डी टी चलेगा, है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P डैश m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v डॉट डी टी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v डॉट डी टी साइन थीटा, ये वाला, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो बेस हमारा ये है, इसको इंटू कर देंगे तो पी डैश एम आ जाएगा। पी डैश एम को ऐसे भी लिख सकते हैं वी साइन थीटा डॉट डी टी, वी साइन थीटा डॉट डी टी, ऐसे लिख लेते हैं। यहां पर जो एरिया डी ए है, डी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पर देखो ट्राइंगल दिख रहा है वाला, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेस कितना है, ये हमारा एस था ना, एस पी, तो बेस लिख दो एस पी, और हाइट कितना हो जाएगा ये पी डैश एम, पी डैश एम। तो बेस कितना है, ये रेडियस आर लेते हैं, यहां से यहां तक ये रेडियस आर मान लेते हैं, तो ये हाफ आर के बराबर, और पी डैश एम में बताया यहां पर कितना है, वी साइन थीटा डॉट डी टी, ये आ गया। क्लियर है दोस्तों, ये किसके बराबर आ रहा है, डी ए के। डी टी को इधर डिवाइड कर दो तो डी ए बाई डी टी आ जाएगा हाफ, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं आर वी साइन थीटा, ये आ गया। डी ए बाई डी टी, इसी को हमने क्या नाम दिया है, एरियल वेलोसिटी। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है आर वी साइन थीटा। तो डी ए बाई डी टी क्या मिल गया, हाफ आर क्रॉस वी वेक्टर। अब देखो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, ऊपर का मिटा देता हूं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, ये कितना आता है, देखो एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, अगर हम एंगुलर मोमेंटम एल को देखें तो एल को हम लोग क्या लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, ये लिखते हैं। एम से इसको डिवाइड कर दो तो एल बाई एम हमें क्या मिलेगा, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहां पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल बाई एम लिख सकते हैं, लिख दो यहां पर। तो डी ए बाई डी टी हमें क्या मिल रहा है, देखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई एम आ जाएगा ना, और टू पहले से ये, तो एल बाई टू एम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये पूरा चीज ना कांस्टेंट होगा, क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि एल कांस्टेंट है। एल कैसे कांस्टेंट है इसको समझते हैं। एल हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। अगर हम डी एल बाई डी टी देखें, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। टॉर्क या फिर लिख सकते हो आर क्रॉस एफ के। तो यहां पर इस प्लेनेट पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और आर भी इसी के अलॉन्ग है, मतलब आर क्रॉस एफ ये क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। आर और एफ दोनों सेम साइड है ना, सेम डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, 0। तो डी एल बाई डी टी क्या मिल रहा है, 0। डी एल बाई डी टी क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, एल कांस्टेंट होगा। एल क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, एल कांस्टेंट है। तो वही चीज तो मैं बता रहा हूं, एल कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो डी ए बाई डी टी हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, डी ए बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। अब यहां पर ध्यान देना, सेकंड लॉ हमें बेसिकली क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। सेकंड लॉ से हमें क्या पता चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों, तो ये याद रखेंगे आप लोग। सेकंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। बेसिकली वो क्या बताना चाह रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारा इस तरीके से इलिप्स है, सन यहाँ कहीं पर होगा और ये प्लेनेट होगा यहाँ कहीं पर, है ना, ऐसे करके। ये पी, ये इसका वेलोसिटी वी, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ पर डी ए वाई डी टी कॉन्स्टेंट लिखोगे, और एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं एन, है ना। इस ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस यहां से देखो
R1 नाम देते हैं और इस वाले को R2 नाम देते हैं। यहाँ पर जो स्पीड है सपोज करो V1 है, यहाँ पर जो स्पीड है सपोज करो V2 है। यहाँ पर मास भी तो प्लेनेट का कांस्टेंट होगा अगर किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो इसको हम VR sin थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, है ना। अब इस केस में देखो यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना बना रहा है 90 डिग्री। इन दोनों पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो थीटा क्या है 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या कितना हो जाएगा 1, मतलब VR इज इक्वल टू क्या मिलेगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है V1 R1 बराबर क्या होगा V2 R2 के। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं R1 क्या है बड़ा है R2 से, तो इन दोनों को प्रोडक्ट को बराबर होना चाहिए। तो ये कब बराबर होगा, जब V1 क्या हो लेस देन हो V2 से। मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर स्पीड कम होगा और इस पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा होगा, V2 ग्रेटर देन V1। ये क्लियर है क्या बच्चों आप लोगों को। इसको हम लोग एफेलियन में बोलते हैं, इस जगह को एफेलियन, और इसको पेरीहेलियन। इस जगह का नाम है इन दोनों जगह का, एपोजी और इसको पेरिजी भी बोलते हैं। ये भी आप याद रख सकते हो जगह का नाम। तो इस जगह पर स्लोवेस्ट होता है और इस जगह पर फास्टेस्ट होता है, आप यहाँ से देख भी सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि बच्चों। अब थर्ड देखते हैं, केपलर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ये क्या बोलता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 3 के, रेडियस की पावर 3 के, ठीक है। तो इसको हम लोग ये पहले ही डिराइव कर चुके हैं, वही है सेम। यहाँ पर t आता है 2 पाई और अंडर रूट r³ बाई GM के, ये आ जाता है। तो ये आपको बस याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों लॉ क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वहाँ से आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।